अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर स्टार्ट किया था सॉलिड्स को, कि सॉलिड्स क्या होते हैं। इंट्रोडक्शन उसका सबसे पहले किया था, फिर हमने उसकी टाइप्स को स्टडी किया था, जिनमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमोर्फस सॉलिड्स जो थी उनको हमने लिया था। और हमारा ये चैप्टर पूरा नेक्स्ट जो हम मूव करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ही डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, जिनमें से सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इसके टोटल 10 प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनमें से हम 1 to 6 आज हम स्टडी करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की वो है ज्योमेट्रिकल शेप। हमें यह पता है कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनकी एक प्रॉपर शेप होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या थे कि जिनकी एक प्रॉपर शेप हो, प्रॉपर उनके अंदर अरेंजमेंट हो एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की या आयंस की, और जो 3 डायमेंशनल फॉर्म में पाए जाते हों, और उनके जो अगर उनको किसी भी फॉर्म में आप स्टडी करें तो आप उनको प्रॉपर एक्सिस में स्टडी कर सकें। और उनके अंदर जो फोर्सेस होती हैं, बेसिकली सॉलिड्स जितने भी हैं सबके अंदर जो फोर्सेस पाई जाती हैं वो कौन सी फोर्सेस होती हैं? कोहेसिव फोर्सेस मौजूद होती हैं। कोहेसिव फोर्सेस ऐसी फोर्सेस जो सेम सब्सटेंसेस के दरमियान में मौजूद हों। अब ज्योमेट्रिकल शेप सेम उसी से रिलेटेड है जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी किया था, कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, हर एक सॉलिड जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा जिसके अंदर एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स, जिनको हमने कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का नाम दिया था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनकी अगर एक प्रॉपर अरेंजमेंट हो जो कि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में पाए जाते हों, वो तमाम स्ट्रक्चर, वो तमाम कंपाउंड्स, वो तमाम सब्सटेंसेस जिनको आप स्टडी करेंगे उनके अंदर प्रॉपर किसी न किसी तरह से वो ज्योमेट्रिकली वो अरेंज होंगे। जैसे NaCl की मैंने एग्जांपल दी थी, NaCl की जो ज्योमेट्रिकल शेप होती है वो कौन सी होती है? क्यूबिक फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। और इसी तरह बाकी सब्सटेंसेस हैं, हर एक प्रॉपर शेप होगी, प्रॉपर फॉर्म में पाया जाएगा। अब जिस तरह डायमंड को देख लें, डायमंड भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो डायमंड की भी एक प्रॉपर शेप होती है जो कि टेट्राहेड्रल शेप में पाया जाता है, ठीक है ना। और इसी तरह अगर आप स्टडी करें जैसा कि ग्रेफाइट को देख लें, ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल होता है। आप जहाँ से एक प्योर ग्रेफाइट को जहाँ से मर्जी ले आएँ, हर एक ग्रेफाइट में एक ही शेप होगी, एक ही ज्योमेट्री होगी जो कि हेक्सागोनल होगी। NaCl जो कि सोडियम क्लोराइड है, दुनिया के किसी भी कोने से ले आएँ, प्योर NaCl हमेशा एक ही शेप में पाया जाएगा जो कि है क्यूबिक फॉर्म में होता है, क्यूबिक शेप होती है, ज्योमेट्री होती है उसकी। तो ज्योमेट्रिकल शेप का मतलब क्या हुआ? जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनकी एक प्रॉपर ज्योमेट्री होती है। ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स उनके अंदर प्रॉपर क्या है? एक डेफिनेट एंड डिस्टिंक्टिव अरेंजमेंट ऑफ एटम्स मौजूद होती हैं उनमें, और उनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, CP का मतलब क्या है यहाँ पे आपने प्रॉपर लिखना है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मैंने बताए थे? एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स, इनको हम कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होती हैं जिनसे वो आपका कंपाउंड बना हुआ है, जो सब्सटेंस बना हुआ है, वो डेफिनेटली किस फॉर्म में होंगे? 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है उनमें, एक प्रॉपर एक ऑर्डरली अरेंजमेंट होती है, तो इस वजह से उनकी जो शेप होती है वो सेम रहती है। और इनमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है इसी के अंदर ज्योमेट्रिकल शेप में, कि फेसेस, एंगल्स एंड एजेस जो होते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl को अगर हम देखें फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्यूब फॉर्म है NaCl की। NaCl जो है क्यूबिक फॉर्म में होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर नज़र आ रहा है। NaCl एक क्यूबिक शेप होती है। अब इस क्यूबिक शेप के अंदर इनकी एक प्रॉपर लेंथ होती है। फॉर एग्जांपल जैसे देखें, ये जो है ये लेंथ को शो कर रहा है, ये होगी ये वाली और ये लाइन। फॉर एग्जांपल ये ABC कुछ भी आप कह सकते हैं, ये लाइंस किसके हैं? एक प्रॉपर लेंथ होती है, और इसके अंदर एक प्रॉपर एंगल पाया जाता है। जैसे कोई भी फॉर एग्जांपल इसको देख लेते हैं, इसका एंगल और इसमें एक प्रॉपर एंगल। हर तरह के जो भी आप ज्योमेट्री स्टडी करेंगे उनमें एक प्रॉपर लेंथ होगी, और जितने भी देखें आप क्यूबिक शेप हम स्टडी कर रहे हैं ना, ये क्यूबिक NaCl की शेप है। अब जितने भी आप क्यूबिक स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे उन सब के अंदर लेंथ जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे सेम इसी तरह की लेंथ आपको मिलेगी। जो एंगल आप इस क्यूबिक शेप के अंदर स्टडी करेंगे, जितने भी आप कंपाउंड्स लेंगे जिनकी शेप क्यूबिक होगी, उन सब के अंदर एंगल भी सेम होगा, और उनके अंदर जो एजेस होते हैं या बाकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी की सारी सेम रहती हैं। और इसी तरह से फेसेस, एंगल्स एंड एजेस भी हो सकते हैं इसमें रिमेन्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहते हैं। कांस्टेंट का मतलब ये कभी भी चेंज नहीं होंगे जब आप एक ही शेप को स्टडी करेंगे। और इसी के साथ साथ कांस्टेंट रहने की वजह क्या होती है? मटेरियल इज़ ग्राउंड। अगर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट किस हद तक कांस्टेंट होंगे? अगर आपके पास जो भी एक मटेरियल था, एक बल्क ऑफ मटेरियल आप लोग फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल NaCl के क्रिस्टल आपके पास है,
अगर आप उस क्रिस्टल को स्टडी करेंगे, उसकी जो एक प्रॉपर ज्योमेट्री होगी वो कौन सी होगी? क्यूबिक होगी। अगर आप उसको बारीक उसको पीसेस में कन्वर्ट करते जाएं तो फिर भी आप हर एक के अंदर एक प्रॉपर ज्योमेट्री देखेंगे, और यहाँ तक कि आप उस कंपाउंड को एक पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, बारीक पीसेस में कन्वर्ट कर लें, पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। जो पाउडर जो NaCl के एक बारीक सा ज़रा आप लेंगे, उस ज़र्रे को अगर स्टडी करें तब भी आपको उसके अंदर ये ज्योमेट्री, यही क्यूबिक शेप ही नज़र आएगी। ठीक है ना? तो मतलब क्या हुआ, जिस तरह से एक स्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा, क्यूबिक शेप्स अरेंज होती जाती हैं, तो हमारे पास इस तरह क्रिस्टल लैटिस बनते हैं, फिर वो जाकर एक आपके पास एक बल्क ऑफ मटेरियल बन जाता है। तो एक उसकी उसका जो बेसिक पॉइंट है, जो भी हम क्रिस्टल सॉलिड स्टडी करते हैं, NaCl का एक बेसिक पॉइंट क्या है, उसकी शेप क्या होती है? क्यूबिक होती है। ठीक है ना? तो ये क्यूबिक फॉर्म चाहे जितना मर्जी आप उसको बारीक फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तो आपके पास जो एक बारीक पाउडर फॉर्म में जो कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये क्यूबिक शेप को आप कभी भी ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो मतलब उनके अंदर फेसेस एंगल जो होते हैं या उनकी जो शेप होती है वो कांस्टेंट रहती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब भी कांस्टेंट है कि कांस्टेंट रहती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। मटेरियल इज़ ग्राउंड टू अ फाइन पाउडर, चाहे आप जो भी आपके पास मटेरियल है आप उसको जितना मर्जी जो है पीस लें, जितना उसको स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर लें, लेकिन आप उसकी ये ज्योमेट्री को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो सारे के सारे एक प्रॉपर एक डेफिनेट शेप में पाए जाते हैं। उनके फेसेस, एंगल्स, एजेस वगैरह वो कभी भी चेंज नहीं होंगे, चाहे आप एक क्रिस्टल से ले लें या एक स्मॉल पार्टिकल को स्मॉल पार्ट को स्टडी कर लें, तब भी आप उसकी ज्योमेट्री को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन सॉलिड कौन सा होना चाहिए? क्रिस्टलाइन सॉलिड होना चाहिए। अमॉर्फस सॉलिड के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को भी हमने स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर में कि मेल्टिंग पॉइंट जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, तमाम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? शार्प होता है, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल हम एक सिंपल कोई जनरल सी एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कंपाउंड ए है, अगर मैं इस कंपाउंड ए, कोई भी ये कंपाउंड है जनरल फॉर्म में, आप कुछ भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, ये कंपाउंड ए है, अगर इस कंपाउंड ए को मैं मेल्ट करता हूँ और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो है 90 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जांपल। ठीक है ना? ये कंपाउंड ए कोई भी जनरल कंपाउंड है और ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 90 डिग्री सेल्सियस। आप दुनिया के किसी भी कोने से ये ए कंपाउंड लेके आएँ, ठीक है ना, आप इसको मेल्ट करें, आपको, लेकिन ये प्योर फॉर्म में होना चाहिए, कंडीशन लाजमी आपको पता हो कि जो भी कंपाउंड है वो प्योर फॉर्म में लाजमी हो। अगर आप ये कंपाउंड दुनिया के किसी भी कोने से लेके आते हैं, उसको मेल्ट करते हैं, मेल्ट जैसे ही करेंगे आपको टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस पे ही ये मेल्ट होगा, या 90 डिग्री से ऊपर ये टेम्परेचर लेगा, ना 90 डिग्री से नीचे ये टेम्परेचर लेगा। इनके फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। जैसे कि मैंने पहले एग्जाम्पल दी थी NaCl की। फॉर एग्जाम्पल NaCl अगर आप उसको मेल्ट करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल वो मेल्ट होता है 800 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है ना? 8 to 10 इसके राउंड वो टेम्परेचर लेता है वो। 800 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप जो है NaCl को मेल्ट करते हैं, तो उसका एक प्योर NaCl 800 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस जगह पे आप दुनिया के किसी और कोने में चले जाएँ, वहाँ जाके जब आप एक प्योर NaCl को मेल्ट करेंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट सेम 800 डिग्री सेल्सियस ही होगा। ठीक है ना? ये होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ कि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? शार्प होते हैं। अब दूसरा थर्ड इसकी प्रॉपर्टी क्या है? क्लीवेज प्लेन्स। क्लीवेज प्लेन का मतलब क्या है कि अगर आप उसको ब्रेक करते हैं, किसी भी फॉर्म में ब्रेक करेंगे, तो वो एक प्रॉपर एक पैटर्न से ब्रेक होंगे। जैसे मैंने अभी बताया था, यहाँ पे पीछे हमने एग्जांपल जो स्टडी की है ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर, कि हम उसको जितना मर्जी बारीक पाउडर में कन्वर्ट कर लें, जितना मर्जी उनके बारीक पीसेस बना लें, हम कभी भी उसकी ज्योमेट्री को ब्रेक नहीं कर सकते। उसकी ज्योमेट्री जो होगी वो वैसी की वैसी रहती है। अब इसके अंदर भी सेम उसी से रिलेटेड है कि क्लीवेज प्लेन का मतलब है कि क्लीवेज प्लेन में जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे, आप उनको जिस फॉर्म में भी ब्रेक करेंगे, लेकिन उनकी ज्योमेट्री को कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास एक इस तरह का एक सॉलिड है, कोई भी है सॉलिड फॉर्म जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अगर मैं इसको इस तरह से ब्रेक करूं, इधर से ब्रेक कर दूं, इधर से ब्रेक कर दूं, इधर से ब्रेक कर दूं, लेकिन जब हम हर एक पीस को जब स्टडी करेंगे तो उसके अंदर, फॉर एग्जांपल ये पीस था NaCl का, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, NaCl का अगर ये पीस है, एक क्रिस्टल है, अगर हम इनको जिस तरह मर्जी पीसेस में आप इसको कन्वर्ट कर लें, इधर से ब्रेक करें, इधर से करें, इधर से कर लें, इधर से कर लें, जो इसके पार्ट्स जितने भी बनेंगे, हर एक पार्ट को जब आप स्टडी करेंगे उसमें आपको एक प्रॉपर ज्योमेट्री नजर आएगी। ठीक है ना? तो क्लीवेज का मतलब होता है ब्रेक करना, तोड़ना। प्लेन्स किसी भी साइड से आप उसको किसी भी फॉर्म में उसको ब्रेक करें, लेकिन आप उसकी ज्योमेट्री को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ब्रोकन, जैसे हम उसको ब्रेक करते हैं, ब्रेक इन डेफिनेट प्लेन्स, वो एक प्रॉपर प्लेन में ब्रेक होंगे। प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड,
कि आप उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं क्लीवेज प्लेन्स के अंदर वन सॉलिड टू अनदर सॉलिड। फॉर एग्जांपल देखें, अगर आपके पास NaCl का स्ट्रक्चर है ये वाला, अगर आप एक दूसरा स्ट्रक्चर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ले लेते हैं, ठीक है ना। आप देखें ये एक अलग सॉलिड है, ये एक अलग सॉलिड है। अब इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं सब एक जैसे होते हैं, सब एक ही प्लेन में टूटते हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर ये इस फॉर्म में टूटा है ना, तो अब जब आप ग्रेफाइट को ब्रेक करें तो ग्रेफाइट लाजमी नहीं कि ये इसी फॉर्म में टूटेगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ और हैं। जब आप एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड पे जाते हैं तो उसके अंदर जो उसके क्लीवेज का प्रोसेस होगा वो आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा। लेकिन जब आप एक ही सॉलिड को स्टडी कर रहे हैं, ग्रेफाइट के डिफरेंट कंपाउंड्स ले लें आप, लेकिन प्योर ग्रेफाइट हो, हर एक के अंदर आपको सेम प्रॉपर्टीज़ नजर आएंगी। जब आप सॉलिड को चेंज करेंगे, ग्रेफाइट और NaCl को अगर आप कंपेयर करेंगे तो दो डिफरेंट सॉलिड्स हैं। जब दो डिफरेंट सॉलिड्स हों तो उनके अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, क्योंकि उनके दोनों की शेप्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। NaCl की शेप क्या है, क्यूबिक होती है, और ग्रेफाइट का मैंने अभी बताया ग्रेफाइट की जो शेप होती है वो हेक्सागोनल होती है, जिसकी वजह से इनका ब्रेकिंग का प्रोसेस भी दोनों को एक दूसरे से डिफरेंट होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एन आइसोट्रॉपी। इसको हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी कुछ ना कुछ देखा था कि एन आइसोट्रॉपी क्या चीज़ होती है। दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है आइसोट्रॉपिक फैक्टर, दूसरा होता है एन आइसोट्रॉपिक फैक्टर। आइसोट्रॉपिक फैक्टर जो है, सबसे पहले आइसोट्रॉपिक को देख लेते हैं, इसके उलट है आइसोट्रॉपी। हम स्टडी कर रहे हैं एन आइसोट्रॉपी। एन आइसोट्रॉपी जो है ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टी होती है, और आइसोट्रॉपी जो है वो एमोफस सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है। अगर हम इस आइसोट्रॉपी को देखें तो आइसोट्रॉपी जो है ये डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होती है। क्या डायरेक्शन का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन जब आप आइसोट्रॉपी को स्टडी करते हैं, आइसोट्रॉपी क्या चीज़ है, आइसोट्रॉपी जो है वो डायरेक्शन डिपेंडेंट है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन, मेन पॉइंट है ये इसका, ठीक है ना। एन आइसोट्रॉपी की क्या चीज़ है, डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है, ये बात याद रखनी है। और ये प्रॉपर्टी, डायरेक्शन से रिलेटेड प्रॉपर्टी किन के अंदर पाई जाती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर। अब सम ऑफ द क्रिस्टल्स शो वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमें वेरिएशंस नज़र आती हैं जब हम कुछ क्रिस्टल्स को स्टडी करते हैं। होते क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, लेकिन उनमें से कुछ क्रिस्टल्स ऐसे हमें नज़र आते हैं जिनके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो चेंज होती हैं। इनके चेंज होने की वजह से जो उनके अंदर चेंज आता है आइसोट्रॉपी के अंदर, वो क्या होता है, डायरेक्शन के ऊपर वो फॉलो कर रहे होते हैं। सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात नहीं कर रहे, कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे हैं जिनके अंदर ये एनाइसोट्रॉपी का प्रोसेस नहीं होता, ना ये आइसोट्रॉपिक प्रोसेस होता है, ना उनके अंदर एनाइसोट्रॉपिक प्रोसेस होता है। लेकिन कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे हैं जो डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। अगर आप डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो आप जो प्रॉपर्टीज़ उसकी स्टडी करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल को पहले देख लें, ये एग्जांपल को देखें। एग्जांपल मैंने यहाँ पे पुट की है ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट एक सिंपल कंपाउंड है। अगर इसको देखें तो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है, इनकी तरफ बाद में आते हैं, पहले एग्जांपल देखें। ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर लेयर्ड स्ट्रक्चर है। लेयर स्ट्रक्चर होने की वजह से इसके अंदर लेयर्स होती हैं, कार्बन से रिलेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं कार्बन की लेयर्स पाई जाती हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल हम उसको सिंपल फॉर्म में ड्रॉ करते हैं ताकि आपको उसका जो प्रोसेस है वो समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल देखें, आपके पास ये ग्रेफाइट से रिलेटेड कार्बन के जो एटम्स हैं वो इस तरह से अरेंज हैं, और दरमियान में जो है वो स्पेस है, एक लेयर इस तरह से फॉर एग्जांपल, और एक और लेयर आ जाएगी यहाँ पे एटम्स की, ये दूसरी लेयर है, ठीक है ना। अब जहाँ पे एटम्स होते हैं कार्बन को अगर देखें ना, कार्बन ग्रेफाइट में और डायमंड में दोनों में कार्बन पाया जाता है। अब उनके अंदर डिफरेंस देखें कि उधर भी सारे कार्बन एटम्स हैं डायमंड में, और ग्रेफाइट में भी सारे कार्बन एटम्स होते हैं। लेकिन डायमंड में जो कार्बन एटम है, जब उसकी शेप बनती है, जब उसका स्ट्रक्चर बनता है, वो एक अलग प्रॉपर्टीज़ रखता है, उसकी एक प्रॉपर एक मतलब सेपरेट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लेकिन आप ग्रेफाइट को देखें, ग्रेफाइट की शेप भी और है, उसका कलर भी और है, लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ और है। जस्ट आप उसकी डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। इसमें क्या होता है कि जो कार्बन एटम्स हैं ना, इसमें कार्बन एटम्स 3 बॉन्ड्स और उसका एक जो बॉन्ड होता है वो फ्रीली यहाँ पे मूव कर रहा होता है। जब हम अगर इसमें से कंडक्टेंस का प्रोसेस चेक करना चाहें इस ग्रेफाइट में से, तो कंडक्टेंस का प्रोसेस विदाउट डायरेक्शन आप इसमें से करंट को पास नहीं कर सकते। डायमंड में से करंट पास नहीं होता,
ठीक है ना, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। लेकिन ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है और इसमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं इस कार्बन ग्रेफाइट के अंदर। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हम इसमें से करंट पास कर सकते हैं। लेकिन करंट पास करने के लिए कंडीशन का पता होना लाजमी है कि अगर आप करंट पास करेंगे फ्रॉम हॉरिजेंटल वे में, इस तरह से, ठीक है, हॉरिजेंटल वे में अगर आप करंट इस तरह से पास करेंगे हॉरिजेंटली, तो आप उस ग्रेफाइट के पीस में से करंट को पास कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अगर आप डायरेक्शन को चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप करंट को पास करना चाहें इस तरह से, तो आप करंट को कभी इसमें से पास नहीं कर सकते। रीज़न क्या आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फ्री स्पेस है, तो जो फ्री एरिया होता है वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है। ये स्पेस है, स्पेस के होने की वजह से यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस लेयर के अंदर है या फिर इस लेयर के अंदर है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो करंट पास यहाँ से नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड सारे इस तरह के नहीं होते, कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं जो इस तरह की डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। विदाउट डायरेक्शन आप उसमें से, जिस तरह इसके अंदर देखें, कंडक्टेंस को हम यहाँ पे स्टडी नहीं कर सकते। अगर हम वर्टिकली या इसके जो है विदाउट हॉरिजेंटल कोई भी और पोजीशन ले लें, तब आप इसमें से करंट को पास नहीं कर सकते। अगर आप हॉरिजेंटली इसमें से करंट को पास करना चाहें तो आप इसमें से करंट को पास कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मतलब कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से उनके वो डायरेक्शन डिपेंडेंट होते हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आती हैं, कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे देखेंगे, जिनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़, सच फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, जैसे कि यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मैंने मेंशन किया है सेपरेट करके, जिनमें से एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दूसरा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, तीसरी जो फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर वो होती है इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटीज़। कि अगर आप हीट को पास करना चाहें या करंट को पास करना चाहें, तो करंट पास होगा किस फॉर्म में होगा, और हीट को पास करेंगे तो वो हीट किस फॉर्म में पास होगी, वो डिपेंड करेगा इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल को लिया, हमने यहाँ पे किसको स्टडी किया है, हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस चेक की है कि अगर करंट को पास करें तो करंट किस फॉर्म में पास होगा। हॉरिजॉन्टली तो करंट को पास कर सकते हैं आप, लेकिन वर्टिकली या किसी और पोजीशन में आप करंट को पास नहीं कर सकते। रीज़न आपको पता चल गई कि लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का, और इस लेयर के अंदर ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, और करंट के पास होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस फॉर्म में तो आप करंट को पास कर सकते हैं, लेकिन जब आप इस फॉर्म में करंट को पास करते हैं, लेकिन उसमें से करंट पास नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे स्पेस मौजूद है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जिसकी वजह से करंट यहाँ से पास नहीं होगा। ठीक है, ये डायरेक्शन डिपेंडेंट होते हैं। और इसी के साथ साथ जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसी से रिलेटेड है, डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज़ है, ये वैसे फिजिक्स से रिलेटेड का आसान है, जस्ट थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि आपके पास दो मीडियम है, एक फॉर एग्जांपल वैक्यूम है या कोई और आपके पास जो सब्सटेंस है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें जो अगर आप उसके ऊपर कोई भी लाइट वगैरह अप्लाई करते हैं, तो लाइट जैसे ही उस सब्सटेंस के ऊपर पड़ती है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे इसी से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल ये आपके पास ये वाटर है, ठीक है, अगर आप इसके ऊपर लाइट अप्लाई करते हैं, जस्ट एक माइंड में बिठाने के लिए इसको देख लें कि आपने इसके ऊपर लाइट अप्लाई की, तो लाइट को इस तरह से जैसे यहाँ से इसके ऊपर हिट किया ना लाइट ने, तो इसको यहाँ से सीधा यहाँ से पास हो जाना चाहिए था, लेकिन वो इस तरह से पास नहीं होती। जैसे ही लाइट इस वाटर की सरफेस से हिट करती है तो ये थोड़ा सा अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। ठीक है, और जब इस वाटर में से पास होकर आगे ये निकलेगी, इस वाटर में से इस अपने मीडियम को वाटर को छोड़ेगी, तो ये फिर से अपनी उसी पोजीशन में आ जाएगी जहाँ से इसको आना चाहिए था। मतलब ये क्या है, डायरेक्शन, इसके अंदर भी डायरेक्शन का जो है इफेक्ट है। तो मतलब इस तरह की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आती हैं जिनमें डायरेक्शन को फॉलो किया जाए, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ कहलाती है एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़। और ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये किसके अंदर होती हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर होती हैं, और ये प्रॉपर्टीज़ आपको एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर नज़र नहीं आएंगी। और इसमें जो ये प्रॉपर्टीज़, इनको बोलते हैं एनआइसोट्रॉपिक, इन प्रॉपर्टीज़ को एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़। और ये जो फिनोमेना होता है जिसके अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है, अगर प्रोसेस जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, एनआइसोट्रॉपिक कहलाता है। ये आपकी डेफिनेशन आ जाएगी यहाँ पे। और नेक्स्ट आपकी हेडिंग बनेगी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, और थर्ड जो हेडिंग आ जाएगी आपके एग्जाम्पल की हेडिंग आ जाएगी इस पोर्शन में। नेक्स्ट आ जाता है, और इसी के लास्ट में एक MCQs है जो कि हालांकि वो इससे रिलेटेड है क्लीवेज प्लेन से, लेकिन हम इसको यहाँ पे इसके लास्ट पे दिया हुआ है। ये MCQs पेपर में काफ़ी दफ़ा पूछा जा चुका है कि क्लीवेज प्लेन इज़ एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी, कि क्लीवेज प्लेन इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ, इस तरह से आएगा, आगे ऑप्शन होंगे आइसोट्रॉपिक, एनाइसोट्रॉपिक एंड लॉट और भी हो सकती हैं, दो किसी भी तरह से पूछा जाएगा। लेकिन आप ये याद रखेंगे आपका ऑप्शन क्या आएगा, क्लीवेज प्लेन क्या है, एक एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर MCQs आता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सिमेट्री। सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री का मतलब उसके अंदर जो हैं
प्रोसेस जो है उसका क्या आप उसकी एक तरतीब है कि अगर हम उसको स्टडी करें, उसकी सिमेट्री, उसकी तरतीब को देखें, उसके अंदर अरेंजमेंट को अगर चेक करना चाहें तो रिपीटिशन ऑफ फेसेस, एंगल्स एंड एजेस, जो एक जिस तरह हमने वो स्ट्रक्चर शुरू में स्टडी किया था NaCl का, कि उसका एक फेसेस होते हैं, एंगल्स उसके अंदर होते हैं और उसके एजेस होते हैं, उसके किनारे होते हैं। अगर हम उनको आप किसी भी फॉर्म में स्टडी करें, अगर आप उस एक पीस को जो आपके पास है या एक ज्योमेट्री को, किसी भी चीज़ को, अगर आप उसको एंगल को आप रोटेट करें, उसको घुमाएं, कितना घुमाना है 360 डिग्री अलॉन्ग इट्स एक्सिस। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को समझें, मेरे पास ये एक डस्टर है, ठीक है, मैं इसके किसी एक पार्ट को अपने सामने रखता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ना मैं इस फेस को सामने रखता हूँ, ये वाली जो साइड है, ठीक है ना। अगर इसको रोटेट करते हैं, हम इसको रोटेट करते हैं 360 का मतलब क्या है कि आपके पास एक सर्कल है ना, जैसे ये एक सर्कल है, अगर हम इसको किस तरह से, इसके कितने पार्ट्स हो सकते हैं, इसके टोटल 360 पार्ट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इसको इस तरह से अगर देखें 4 पार्ट्स, ये एक पोर्शन कितना होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, टोटल कितना बन जाता है 360 बन जाएगा। अब ये देखें फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, अगर इसको वापस उसी पोजीशन पे लेके आऊँ, ऐसे समझें, हम किसी एक साइड को कंसिडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये कर लेते हैं हम इसको इस तरह से, इसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि मैं इस फेस को स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर हम इस फेस को इस तरह से देखें, हम इसको रोटेट करते हैं 360 का मतलब क्या है कि आपने जहाँ से स्टार्ट लिया था पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने के बाद उसी जगह पे वापस आना है, तो मतलब क्या हो जाएगा आपका, वो 360 रोटेशन हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। 180 कितनी होती है, 180 देखें फॉर एग्जांपल एक सर्कल है ना, आप इस जगह पे हैं, आप उसका हाफ चक्कर कंप्लीट करें यहाँ तक, ये कितना पोर्शन है, ये 180 है। अगर आप वापस इस पोजीशन में जब पहुँच जाएंगे तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, 360 का चक्कर कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, ये फेस है, हमने यहाँ से स्टार्ट लेना है। फॉर एग्जांपल इसको मैंने हाफ घुमाया यहाँ तक 90, फिर इसको हाफ घुमाया 90, तो कितना हो जाएगा 180, फिर इसको और हाफ घुमाया, ठीक है, और फिर हाफ घुमाया, तो 180 ऊपर वाला, 180 नीचे वाला, तो टोटल कितना हो जाएगा 360। मतलब जहाँ से स्टार्ट लिया, अगर आप वहीं पे उसको पूरा रोटेट करके पहुँचें तो जितने भी फेसेस या एंगल्स या एजेस होते हैं वो सारे के सारे रोटेट होते हैं। इसमें अगर आप किसी एक इस एंगल की बात कर लें, जैसे इस लेंथ को देख लें, या आप इस कॉर्नर को देख लें, इस एज को देख लें, ये वाला एज है, ठीक है, इस एज को सामने रखें, आपका फेस ये है ना, आप इसको जितना मर्जी रोटेट करते आएंगे, लेकिन जब आप वापस पहुंचेंगे, जिस तरह पूरा एक क्यूब मूव करता है उसी तरह से उसके जितने भी एंगल्स हैं, जितने भी एजेस हैं, या उसके जितने भी फेसेस होते हैं, वो उसी तरह से रोटेट करते हैं, अपनी पोजीशन को मूव करते हैं। अब इसके अंदर जो है रिपीटिशन ऑफ फेसेस, एंगल्स एंड एजेस व्हेन इट रोटेटेड 360 डिग्री अलॉन्ग इट्स एक्सिस। एक्सिस बेसिकली क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर हम एक्सिस को स्टडी कर रहे हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो एक्सिस पाए जाते हैं वो बेसिकली 3 एक्सिस को हम नॉर्मली तौर पर स्टडी करते हैं, जो कि होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस, ठीक है ना। तो इस तरह से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस जो होता है इसको ज़्यादा स्टडी किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूम, इसके अंदर स्टडी करते हैं खला के फॉर्म में, कि इसको प्रॉपर ड्रा नहीं किया जाता। इस तरह है ना, जैसे ऐसे समझ लें कि आप इस तरह से एक एक्स एक्सिस है, लेकिन इनके दरमियान जो लेंथ होती है, इनके जो एंगल्स होते हैं वो प्रॉपर हमेशा सेम कंडीशन में पाए जाते हैं। ये एक अलग चीज़ है। आपने क्या करना है, आपके पास कोई भी आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड दिया जाता है, आप उसको रोटेट करते हैं, उसको रोटेट करके आप जब उसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आते हैं, आपने कितना उसकी डिग्री उतना कितना चक्कर कंप्लीट कर लिया होता है, एक चक्कर कंप्लीट करते हैं, और वो होता है 360 डिग्री कहलाता है। उसी एक चक्कर के दौरान जितने भी फेसेस होते हैं, एंगल्स होते हैं, एजेस, वो सारे के सारे मूव करते हैं। और इसकी जो टाइप्स हैं, सिमेट्री की जो टाइप्स होती हैं वो 3 टाइप्स हैं बेसिकली, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। ये गलत से शॉर्ट भी आता है, राइट द नेम ऑफ द सिमेट्री, राइट द नेम ऑफ द टाइप्स ऑफ द सिमेट्री। तो आपको ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में 2 दफ़ा पूछा जा चुका है, तो आपको पता हो कि सिमेट्री की जो टाइप्स हैं वो ये वाली टाइप्स होती हैं। ये एमसीक्यूज़ में भी ये पोर्शन जो है पूछा जाता है, ये जो पॉइंट है एमसीक्यूज़ या फिर शॉर्ट भी 1-2 दफ़ा इसके ऊपर आ चुका है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल, कि क्रिस्टल जो बनता है वो उसकी हैबिट्स का मतलब है उसकी, देखें क्रिस्टल ग्रोइंग का प्रोसेस हो रहा है ना, कि अगर हम क्रिस्टल बना रहे हैं तो क्रिस्टल किस तरह से बनेगा, हम किस तरह से एक अच्छा क्रिस्टल क्रिएट कर सकते हैं वहाँ पे अपनी लैब के अंदर अगर हम वर्क कर रहे हैं ना, तो क्रिस्टल फॉर्मेशन का प्रोसेस किस तरह से आप बना सकते हैं, किस तरह से आपको एक अच्छा क्रिस्टल मिलेगा, या अगर क्रिस्टल फॉर्मेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा तो उसमें किस तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्यों क्रिस्टल नहीं बनते, उसकी रीज़न क्या होती है। देखें हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल के अंदर, द शेप ऑफ अ क्रिस्टल इन विच यूजुअली ग्रोज,
कोई भी आपने रिएक्शन किया, आप फॉर एग्जांपल लैब के अंदर हम काम करते हैं ना, तो लैब में जैसे हम कोई प्रैक्टिकल वर्क करें तो उस दौरान जो है इस तरह जो हमारा मिक्सर होता है, रिएक्शन मिक्सर, जब ये रिएक्ट करता है तो आपको यहाँ पे ना एक सॉलिड पार्टिकल्स नज़र आते हैं बाज़ औक़ात। शायद आपने कभी देखा हो लैब में वर्क होता हुआ केमिकल रिएक्शन जब रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से तो सॉलिड पार्टिकल्स नीचे बन जाते हैं। बेसिकली क्या होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं। अब ये क्रिस्टल जो फॉर्मेशन का प्रोसेस होगा ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा, ये डिपेंड करता है कि आप टेम्परेचर को कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं। टेम्परेचर को जितना आप कम करते जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स की अटैचमेंट होती जाएगी, और जिस तरह से मॉलिक्यूल्स की अटैचमेंट होती जाएगी, मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती जाएंगे, तो आपके पास क्रिस्टल फॉर्मेशन का प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। अब इसमें इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, अभी मैंने बताया कि आप क्या करेंगे। क्रिस्टल फॉर्मेशन में जो है दो तरह से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। एक स्लो कूलिंग का प्रोसेस है, दूसरा मॉडरेट कूलिंग होती है। मॉडरेट कूलिंग इज़ द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द क्रिस्टल। तो क्रिस्टल्स फॉर्मेशन के लिए सबसे अच्छा मेथड कौन सा होता है, मॉडरेट कूलिंग होती है कि नॉर्मल कूलिंग करें तो आपके पास एक डेफिनेट फॉर्म में, डेफिनेट शेप में आपके पास क्रिस्टल्स बनते हैं। अगर आप कूलिंग का प्रोसेस ना बहुत तेज़ी के साथ कूलिंग करते हैं, अगर स्लो कूलिंग करते हैं, मतलब आपने जो कूलिंग का प्रोसेस है, कूलिंग बड़ा ऐसा ऐसा स्लोली कूल कर रहे हैं, टेम्परेचर ऐसा ऐसा कम करते जा रहे हैं। मतलब ये देखें, हमने जो प्रीवियस लेक्चर लिया था ना, उसके अंदर हमने कहा था कि आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को एमॉर्फस सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं। किस तरह से था कि जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेल्ट कर लेते हैं ना, उसको फ़ौरन से ठंडा कर लेते हैं। मतलब फ़ौरन से ठंडा करते हैं तो वो वहीं पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो वहीं पे एडजस्ट हो जाते हैं और वो एक प्रॉपर अरेंज नहीं कर पाते अपने आप को, एक प्रॉपर पैटर्न में नहीं आ पाते, जिसकी वजह से वो एमॉर्फस शेप बन जाती थी। तो इसी तरह से अगर आप मॉलिक्यूल्स को, आपने फॉर एग्जांपल रिएक्शन हो रहा है, अगर आप मॉलिक्यूल को अरेंज होने के लिए टाइम दे रहे हैं, जितना ज़्यादा आप उसको टाइम देंगे मॉलिक्यूल्स को अरेंज होने के लिए, उतना ज़्यादा जो है आपके पास क्रिस्टल उतना अच्छा बनेगा, उतना क्रिस्टल्स का जो साइज़ होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है। अब अगर आप स्लो कूलिंग कर रहे हैं, स्लो कूलिंग का मतलब है आपने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं और आपने टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दी है, मॉलिक्यूल्स को एक टाइम मिल चुका है अपने आप को अरेंज करने के लिए। तो आपके पास जो मॉलिक्यूल, जो आपके पास क्रिस्टल बनेगा वो ग्रो करेगा इन डिफरेंट डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल इस तरह था कि आपका ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल फॉर्मेशन इस तरह से हो रही है, ये क्रिस्टल्स बन रहे हैं और इसके साथ साथ जो है ये क्रिस्टल फॉर्मेशन होना थी इस तरह से। आपने क्या किया, टाइम उसको बहुत ज़्यादा दे दिया, मॉलिक्यूल्स अपने अरेंज होने के लिए एक ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स किस तरह से अरेंज होंगे, ये किसी भी डायरेक्शन में एडजस्ट होना शुरू हो जाएंगे और इस तरह से अटैच होके एक ऐसा आपके पास क्रिस्टल बनेगा जिसकी कोई प्रॉपर शेप, कोई प्रॉपर उस कोई आइडिया नहीं होता कि किस तरह से ये हो सकता है, किसी भी साइड से ग्रो करना शुरू कर देगा, इधर से भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। तो अगर हम इसी तरह का जो क्रिस्टल, अगर हम उसको मॉडरेट कूलिंग करते हैं, तो मॉडरेट कूलिंग में क्या होता है कि ये मॉडरेट कूलिंग को अगर हम देखें तो इसी तरह से, जैसे ये एक क्रिस्टल है, मॉलिक्यूल्स इस तरह से अरेंज होते हैं तो आपके पास एक प्रॉपर शेप बनती है। ठीक है। तो ये मॉडरेट कूलिंग से हमें एक अच्छे जो होते हैं वो क्रिस्टल्स मिलती हैं। लेकिन आप कूलिंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो कर दें तो जो क्रिस्टल होता है उसकी जो ग्रोइंग स्टेज होती है वो डिफरेंट डायरेक्शन में ग्रो करना शुरू कर देते हैं और एक बल्क ऑफ क्रिस्टल बन जाता है जिसको स्टडी करना आसान नहीं होता। और थर्ड प्रोसेस जो आपकी बुक में मेंशन नहीं है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आप कूलिंग का प्रोसेस करते हैं फास्ट कूलिंग, मतलब बहुत जल्दी से उसको ठंडा कर देते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी किया था। एमॉर्फस सॉलिड्स हैं, एमॉर्फस सॉलिड को अगर हम बहुत जल्दी से ठंडा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, मेल्ट करते हैं उनको, हम मेल्ट करने के बाद उसको बहुत जल्दी से ठंडा कर दें तो उनके मॉलिक्यूल्स को अरेंज होने के लिए टाइम नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आ पाते और आपके पास शेप जो होती है वो प्रॉपर शेप नहीं बनती जो होनी चाहिए थी। तो मतलब यहाँ पे भी वही प्रोसेस आ सकता है कि अगर आप फास्ट कूलिंग कर रहे हैं, कूलिंग का प्रोसेस बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, मे बी आपके पास क्रिस्टल बन जाए लेकिन क्रिस्टल की कोई प्रॉपर शेप नहीं होगी। पहली बात तो यह कि क्रिस्टल फॉर्मेशन का प्रोसेस नहीं होता। क्रिस्टल क्या चीज़ होती है, क्रिस्टल वो हो जिसके अंदर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हो। सॉलिड सब्सटेंस आपके पास बन जाएगा, वो कूल कर जाएगा, वहीं पे जम जाएगा जो भी आपका जो मटेरियल होगा, लेकिन वो क्रिस्टल नहीं कहलाएगा। क्रिस्टल क्या होता है, जिसके अंदर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट मौजूद हो। तो फास्ट कूलिंग से आपके पास क्रिस्टल फॉर्मेशन का प्रोसेस नहीं होगा। नेक्स्ट है कंडीशंस आ जाती हैं। आपने नेक्स्ट कंडीशन की हेडिंग देनी है। कंडीशंस देखें, अगर कंडीशन आप सेम रखते हैं, जितना भी है, जितना भी प्रोसेस हो रहा है, जितना भी रिएक्शन हो रहा है, जितना टाइम दिया जा रहा है उसको, फॉर एग्जांपल आपने उसका टेम्परेचर कम किया, जितना टेम्परेचर आप कम किया, रिएक्शन जितना हो रहा है, जितनी देर हो रहा है, आप उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, कम ज़्यादा नहीं कर रहे टेम्परेचर को, तो आपके पास जो शेप होगी
क्रिस्टल की वो क्या होगी, सेम रहेगी, प्रॉपर एक प्रॉपर शेप में आपके पास क्रिस्टल्स बनेंगे जितने भी होंगे। लेकिन अगर आप वो कंडीशन, जो टेम्परेचर कंडीशन यहाँ पे कौन सी हम यूज़ कर रहे हैं, कंडीशन से रिलेटेड यहाँ पे बात कर रहे हैं हम टेम्परेचर की, ठीक है ना। अगर आप कंडीशन चेंज करते हैं, मतलब आप क्रिस्टल बना रहे हैं, उसी दौरान जो टेम्परेचर है कभी आप कम कर देते हैं, कभी ज़्यादा कर देते हैं, कभी नॉर्मल कंडीशन में ले आते हैं, मतलब आप कंडीशन को कम ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे आप कंडीशन को कम ज़्यादा करेंगे, चेंज करेंगे कंडीशन को, तो आपके पास जितने क्रिस्टल्स बनेंगे ना, यहाँ पे जिस तरह मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी थी कि जितने क्रिस्टल बनेंगे हर एक की शेप एक जैसी नहीं होगी, आपको डिफरेंट फॉर्म्स में डिफरेंट शेप्स में क्रिस्टल बनेंगे मिलेंगे, रीज़न आपने कंडीशन चेंज कर दी। और इसके लास्ट पे एक एग्जाम्पल आती है, इसी से रिलेटेड ही है, कंडीशन से रिलेटेड है, उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस जगह पे देखें, एग्जाम्पल है NaCl की, ठीक है ना। अगर NaCl को अगर आप प्योर फॉर्म में लेते हैं, फॉर एग्जांपल NaCl प्योर फॉर्म में है, तो जब NaCl प्योर फॉर्म में हो तो जब आप इसके क्रिस्टल्स बनाएंगे तो आपको क्रिस्टल किस तरह के मिलेंगे, क्यूबिक शेप में क्रिस्टल मिलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक प्रॉपर NaCl के वैसे स्ट्रक्चर कौन सा होता है, क्यूबिक ही होता है। अगर आप इसके अंदर कंडीशन चेंज करते हैं, कंडीशन यहाँ पे मैंने टेम्परेचर का बोला था, यहाँ पे कंडीशन कोई भी हो सकती है, यहाँ पे कंसंट्रेशन के ऊपर आ रहा है, इम्प्योरिटीज़ के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि अगर आप NaCl आप बजाय प्योर लेने के आप क्या लेते हैं, इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ ऐड कर देते हैं, ठीक है। इम्प्योरिटीज़ का मतलब यहाँ पे कौन सी इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, इसके अंदर फॉर एग्जांपल आप जो है 10% यूरिया ऐड कर देते हैं, 10% यूरिया अगर आप ऐसा इम्प्योरिटी इसके अंदर ऐड कर लें तो आपके जो क्रिस्टल्स बनेंगे वो फिर क्यूबिक फॉर्म में नहीं होंगे, वो जो NaCl के क्रिस्टल बनेंगे वो नीडल लाइक क्रिस्टल्स होते हैं। मे भी ये चीज़ नज़र ना आ रही हो, मैं बोल देता हूँ इसको। NaCl अगर प्योर फॉर्म में हो तो आपके पास जो क्रिस्टल्स बनेंगे वो क्यूबिक फॉर्म में होंगे। अगर आप वो NaCl की जो कंडीशन है वो चेंज कर देते हैं, आप कंसंट्रेशन को जो है उसको इफेक्ट कर रहे हैं, अगर आप इसकी कंडीशन जो है बजाय प्योर के आप क्या करते हैं, इसमें इम्प्योरिटीज़ ऐड कर देते हैं। इम्प्योरिटीज़ फॉर एग्जाम्पल आपने इसके अंदर 10% यूरिया ऐड कर दी, उस 10% यूरिया के ऐड करने से आपके पास जो क्रिस्टल बनेगा वो क्यूबिक लाइक नहीं होगा, वो फिर नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है ना। इसी के नीचे लास्ट पे एग्जाम्पल है। और ये जो MCQs है, ये 10% यूरिया वाला ये पॉइंट, ये एज MCQs भी पूछा जाता है कि हम अगर नीडल लाइक स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो आपके पास यूरिया कितने % हम ऐड करते हैं, 10% ऐड की जाती है, जिसकी वजह से नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हम फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ को लेके चलेंगे जो रहती है।